हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एग्जाम बी। आप सभी का स्वागत है एग्जाम बी के सेशन में। सो स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट अंशुमान। तो आज का ये इस वीक का ये थर्ड वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम और 2 दिन ये वीडियोस लाने वाले हैं। कल और परसों में लाइव आया था और आज और कल मैं वीडियोस जो है वो प्रीमियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने जो एक लास्ट क्वेश्चन किया था कल, वो ये वाला था। कल हम ईडियम्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, एरर डिटेक्शन पर कुछ क्वेश्चंस बेस किए थे, उसके बाद हमने ईडियम्स पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वेट बिहाइंड द आइज, है ना, जो एक्चुअली होता है वेट बिहाइंड द ईयर्स, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था सम पर्सन, राइट, सॉरी, अ पर्सन हु इज व्हाट, नोविस और इनएक्सपीरियंस, ठीक है, जैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज का, राइट, बट थियोरेटिकली ही जानता है लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं जानता, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, इसी हम सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन रहा, देखिए। The stock market crash knocked the fire out of dozens of investment firms around the country. एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो रिकॉर्डेड है, राइट। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल फ्लो में जाऊंगा, है ना। हर एक क्वेश्चन के बाद में इमीडिएटली क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो आप क्या करिएगा, हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करिएगा, सो दैट इट विल गिव यू टाइम टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन, जैसे हम लोग लाइव सेशन में करते हैं, राइट। एंड आप सोचेगा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, और फिर आप जब आप एक कंक्लूजन पर पहुंच जाए तो रिज्यूम द वीडियो एंड मैच योर करेक्ट आंसर विद द एक्चुअल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो द स्टॉक मार्केट क्रैश नॉक्ड द फायर आउट ऑफ डजन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म्स अराउंड द कंट्री। यहाँ पर लिखा है कि जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वो क्या उसने क्रैश किया, ठीक है, डजन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म्स अराउंड द कंट्री। तो नॉक द फायर आउट का यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बनता। द करेक्ट इडियम शुड बी नॉक द बॉटम आउट। नॉक द बॉटम आउट का मतलब है अटैक, राइट, द बेस ऑफ समथिंग, राइट। किसी चीज की नींव, जो बेस है, जो फाउंडेशन है ना, उसको हिला डालना, उसको अटैक करना इज कॉल्ड नॉक द बॉटम आउट, यानी उसको खत्म कर देना। तो बेसिकली जो बेस होता है किसी भी चीज का, या फाउंडेशन किसी भी चीज की होती है, वो उसकी एक बैकबोन होती है ना। रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं बैकबोन, यानी सपोर्ट उसका। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि देखिए, स्टॉक मार्केट पर ही आपके जो जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं। अगर स्टॉक मार्केट ही क्रैश हो जाएगा तो जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या उनकी जो एक बैकबोन है वो टूट जाएगी, यानी उनकी स्थिति खराब रहेगी। सो दिस इज नॉक्ड द बॉटम आउट। व्हाट डज इट मीन, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। A natural tendency in times of recession is to batten down the patches and think about our needs. क्वेश्चन कह रहा है कि एक नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की रिसेशन के टाइम में, है ना, जब भी कभी मंदी चलती है या महंगाई चलती है ना, लोगों की जॉब चली जाती है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी क्या है हम लोगों की, कि हम अपने बारे में ही सोचते हैं, है ना। तो लेकिन लिखा है इज टू बेटर डाउन द पैचेस। द करेक्ट आंसर शुड बी बेटन डाउन द हैचेस, है ना। क्या है, batten down the hatches, that is A1. batten down the hatches का मतलब है prepare, right, for worst, ठीक है, right, या prepare for a trouble, है ना, किसी भी वर्स्ट चीज के लिए या एक ट्रबल के लिए प्रिपेयर होना, राइट। सो इज टू बेटन डाउन द हैचेस एंड थिंक अबाउट आवर ओन नीड्स। सो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं, हम ट्रबल को, जो भी ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और अपने नीड्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोइंग इनटू बिजनेस विदाउट कैरिंग आउट प्रॉपर स्टडीज इज लाइक बर्निंग ऑन थिन आइस, है ना। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अगर आप सही तरीके से उसकी स्टडी नहीं करते हैं तो वो स्थिति कैसी होगी। बरिंग ऑन थिन आइस इज इनकरेक्ट। ओके, यू नीड टू मेक इट बीट skating on thin ice, right, skating on thin ice. What is the meaning of skating on thin ice? देखिए, आइस स्केटिंग आप सबको पता होगा, एक स्पोर्ट होता है ना। तो वो लोग स्केट करते हैं एक आइस की एक लेयर पे। अब जो आइस की लेयर है वो एक्चुअली मोटी होती है, बट आपको पता है कि जो आइस का जो एक फ्रीजिंग, जो इसका एक बिहेवियर है, जो फ्रीजिंग उसका एक फिनोमेना है, वो कैसे फ्रीज होती है, वो ऊपर से नीचे फ्रीज होती है ना। यानी ऊपर तो वो जम जाएगी लेकिन नीचे से पानी रहता है, तो वो टॉप टू बॉटम फ्रीज होती है। यानी हो सकता है कि ऊपर ऊपर आपको लगे कि हाँ,
सपोज जैसे विंटर्स में कई कंट्रीज में जैसे कोई नदी है, कोई लेक है, वो जम जाता है, तो उनके ऊपर जाना मना किया जाता है। ओके, क्योंकि वहां पर एक रिस्क हो सकता है कि सिर्फ ऊपरी परत ही, ठीक है, जो बिल्कुल पतली परत है वही जमी होगी, लेकिन नीचे क्या है, बिल्कुल पूरा पानी हो सकता है और ठंडा पानी हो सकता है। अब ये हो सकता है कि सपोज अगर कोई वहां पर जाए और एक क्रैक हो जाए तो वो नीचे गिर सकता है पानी के अंदर, है ना। और जब वो पानी के अंदर गिर जाएगा तो ऊपर तो बिल्कुल लेयर है ना, और उसे पता नहीं चलेगा कि बाहर कहाँ से आ रहा है, तो ऐसे कई बार लोगों की डेथ हो सकती है और हो जाती है, राइट। सो इस ये होता है स्केटिंग ऑन द आइस। तो इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, अगर आप एक थिन आइस पर स्केट करते हैं तो इट मीन्स समथिंग डेंजरस, है ना, अ डेंजरस सिचुएशन, राइट। तो बिना पढ़ाई किए हुए, बिना स्टडी किए हुए, बिना रिसर्च किए हुए किसी भी बिजनेस को शुरू करना क्या है, एक डेंजरस सिचुएशन है। 44 हम देखेंगे। चाइना is systematically teaching people to speak African languages, but very few Africans can speak them. So when it comes to trade with Africa, they're going to eat America's bunch. यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए चाइना क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से अपने लोगों को अफ्रीकन लैंग्वेज सिखा रहा है, लेकिन बहुत ही कम अमेरिकन अफ्रीकन बोलते हैं। तो इसीलिए जब अफ्रीका के साथ ट्रेड करने का बारी आएगी, तो जो चाइनीज लोग हैं वो अमेरिका का, ठीक है, क्या खाएंगे, बंच खाएंगे। तो यहाँ पर इट डजंट मेक अ सेंस टू से बंच, यहाँ पर हम लगाएंगे लंच, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा सी, ईट अमेरिका's लंच। नाउ ईट समवन्स लंच, है ना, ईट समवन्स लंच, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टेक समवन else's अपॉर्चुनिटी, राइट, या रिसोर्सेस, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि ठीक है आपने किसी और का खाना खा लिया, तो और किसी और का खाना खाने का मतलब है, ठीक है, कि किसी की चीज को छीनना, जो उसको बिलोंग करता था लेकिन आपको बिलोंग नहीं करता था, आपने वो चीज क्या है, छीनी है, या वो चीज आपने ग्रैब की है। तो यहाँ पर लंच एसोसिएट होता है किससे, अपॉर्चुनिटी से या रिसोर्स से, ठीक है। तो इफ यू ईट समवन else's lunch, that means what, that you grabbed or you snatched away his or her opportunities or chances, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ईट अमेरिका's लंच। क्यों, क्योंकि चाइनीज जो लोग हैं वो अमेरिकन, क्योंकि देखिए अमेरिकन में ज्यादा अफ्रो अमेरिकन रहते हैं, है ना। और अगर चाइना और अमेरिका का कंपटीशन हो, ठीक है, तो जो क्या है, चाइनीज लोग होंगे वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे क्योंकि उन्हें अफ्रीकन लैंग्वेज आती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The police force had egg on its face because they arrested and beat up an innocent guy who had the same name as the suspect they were looking for. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सिचुएशन, आप एक बार सिचुएशन भी समझिए। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आप ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस को क्या करें, अप्रोच करें, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आप कॉन्टेक्स्ट समझिए कि पुलिस है जिन्होंने एक गलत इंसान को पकड़ा, है ना, एक इनोसेंट व्यक्ति को पकड़ा, और इसीलिए क्या है, उनकी सिचुएशन कैसी है, एग ऑन इट्स फेस। यहाँ पर आपको मतलब समझ में आएगा कि जो पुलिस है वो गिल्टी है, ठीक है, और एम्बेरस्ड है ना, ठीक है। तो आंसर आपका करेक्ट होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एग ऑन इट्स फेस का मतलब यही होता है, दैट इज टू टू फील इंसल्टेड, टू फील एम्बेरस्ड, ठीक है, टू फील गिल्टी। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपको एक दिन के लिए अपने फेस पर, है ना, एग लगाकर घूमना है, तो आप कैसे फील करेंगे, आप बिल्कुल एम्बेरस्ड फील करेंगे, ठीक है। और लोग आपको कैसे देखेंगे, एक फूल की नजर से देखेंगे कि आप बेवकूफ हैं, है ना। तभी जाके आप अपने फेस पर एग लगा रहे हैं। सो द करेक्ट मीनिंग इज टू लुक लाइक अ फूल, राइट, टू फील एम्बेरस्ड, राइट, और टू फील गिल्टी और इंसल्टेड। सो करेक्ट आंसर आपका होगा egg on its spacey, that is why you don't require any improvement here। यहाँ पर डी ऑप्शन भी है, no improvement required, ठीक है। Next question. The class managed to keep the party secret until the topper, unable to control herself any longer, split the beans. तो क्लास एक पार्टी को एक सीक्रेट रखना चाह रही थी, है ना, लेकिन जो टॉपर क्लास की थी, she was unable to control herself, और क्या हुआ, she did what,
शी स्पिल्ड द बीन्स, राइट? करेक्ट होगा आपका स्पिल्ड द बीन्स। स्पिल्ड द बीन्स का मतलब है रिवील अ सीक्रेट, ठीक है? एक राज को खोल देना, ठीक है? जो आप छुपा रहे थे, एक फैक्ट, एक सीक्रेट, उसको रिवील कर देना। स्पिल द बीन्स, जस्ट इमेजिन कि एक बॉक्स है जिसमें बीन्स हैं और वो बीन्स आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। अब वो बॉक्स अगर फट जाए या नीचे गिर जाए, है ना, तो जो सारी की सारी बीन्स होंगी वो क्या नीचे गिर जाएंगी, है ना? दैट मीन्स आपका सारा जो सीक्रेट है वो स्पिल हो गया, रिवील हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The problem is that middle management simply don't know what is going on at the cold face. ये देखिए on at the cold face. सेंटेंस कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो मिडिल मैनेजमेंट है वो बस जानते ही नहीं है कि ऑन एट द कोल्ड फोर्स में क्या चल रहा है। तो ये गलत है। द करेक्ट आंसर शुड बी एट द कोल्ड फेस। एट द कोल्ड फेस, एट द कोल्ड फेस का मतलब होता है, ठीक है, you know what is actually going on in practicality, right, rather than theoretically, या बैक एंड पे क्या चल रहा है। तो एक्चुअली काम जो हो रहा है ना, rather than इंस्ट्रक्शंस या rather than थ्योरी, ठीक है, जो काम हो रहा है प्रैक्टिकल हो रहा है, बैक एंड पे हो रहा है ना, तो दैट मीन्स एट द कोल्ड फेस, ठीक है। 48 now. Little fellow was in seventh heaven playing with the other children the beach, right? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है देखिए, एक बच्चा है जो सेवेंथ हेवन पे अपने आप को महसूस कर रहा था, है ना? सेवेंथ हेवन पर अपने आप को महसूस कर रहा था और प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन द बीच। क्यों? क्योंकि वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक और यहाँ पर हम ऑप्शन ले लेते हैं, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है? रादर देन फिफ्थ हेवन, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो आप अब शायद समझ चुके होंगे मैंने नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड का क्यों यहाँ पर मैंने लगाया है ऑप्शन, क्योंकि आपको यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड की आवश्यकता है ना? कोई भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता आपको नहीं है। इन सेवेंथ हेवन इज करेक्ट, ठीक है, वॉज इन सेवेंथ हेवन। तो जैसे देखिए ऑन क्लाउड नाइन, है ना, मैंने शायद ये कल आपको करवाया था। ऑन क्लाउड नाइन होता है जिसका मतलब होता है टू मच हैप्पी, एक्सटेटिक, है ना, एक्सिलरेटेड, ठीक है। तो वैसे ही बीइंग इन सेवेंथ हेवन का मतलब ही सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको नाइन्थ हेवन नहीं लिखेंगे। देखिए हम क्लाउड को नाइन बोलते हैं, बट जब हम हेवन की बात करते हैं तो हम सेवन ही बोलते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि ठीक है, जिन लोगों ने ऑन क्लाउड नाइन सुना है लेकिन इन सेवेंथ हेवन नहीं सुना, तो वो कह सकते हैं कि हाँ, ऑन क्लाउड नाइन जैसा ही है इन नाइन्थ हेवन, तो वो गलत होगा। इट शुड बी सेवेंथ हेवन, ठीक है। सो आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट हम देखेंगे, many customers will have to face the bill for water meters, which most companies will eventually install. तो काफी customers को क्या करना पड़ेगा? वाटर मीटर्स को, है ना, जब वो वाटर मीटर्स इंस्टॉल हो जाएंगे, सो दे विल हैव टू फेस द बिल। ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल यूजेज लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कि ईडीएम, फेस द बिल, यानी बिल को फेस करना पड़ेगा, है ना। इतना फेस करना क्या है कि बिल जो है वहां पर एक प्रॉब्लम जैसा लग रहा है, तो उनको बिल को फेस करना पड़ेगा, बट दैट इज अ कॉमन यूसेज। तो करेक्ट आप कैसे बनाएंगे? फूट द बिल, राइट। फूट द बिल मीन्स टू पे हैवी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक ऐसा बिल पे करना जो बहुत काफी ज्यादा हैवी है, काफी ज्यादा हाई है, बट यू हैव टू पे फॉर इट, दैट इज कॉल्ड फूट द बिल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई हैड कॉशन टू द विंड एंड रोड एज फास्ट एज आई कुड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैंने बिल्कुल तेजी से गाड़ी चलाई, है ना, जितना मैं चला सकता था। वाई? बिकॉज आई हैड कॉशन टू द विंड। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? थ्रू कॉशन टू द विंड, यानी ए वाला, ठीक है। थ्रू कॉशन टू द विंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रू कॉशन टू द विंड? ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि नॉट वरिंग अबाउट समथिंग, राइट, नॉट वरिंग अबाउट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कि क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एक गिवन
एक्टिविटी का, आप कुछ कर रहे हैं तो उसके क्या बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो दैट इज कॉल्ड थ्रू कॉशन टू द विंड। इसीलिए उस व्यक्ति ने काफी जल्दी से अपना व्हीकल चलाया जितना वो चला सकता था, बिना ये वरी किए हुए कि शायद उसका एक एक्सीडेंट हो सकता है या उसको कुछ हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। My final ranking is like the ice on the cake because this competition was not my main focus. ठीक है, तो my final ranking is like what? Ice on the cake, है ना, किसी की एक फाइनल रैंकिंग आ चुकी है, तो वो उसके लिए क्या था? Ice on the cake will be wrong to say. The correct should be cherry on the cake. Cherry on the cake means what? To make something even more better. इवन मोर बेटर। तो कुछ चीज जो ऑलरेडी बेहतर है लेकिन उसे और बेहतर बना देना इज कॉल्ड चेरी ऑन द केक। जस्ट इमेजिन कि आपको मैं केक दूं तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन उस केक के ऊपर मैं एक और चेरी लगाऊं। काफी लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, तो सबको पता होगा कि हाँ, एक केक के ऊपर चेरी भी लगता है रेड कलर का, है ना। ठीक है, तो क्या, तो यूल बी हैप्पी, राइट, यूल बी हैप्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। You can initiate policies until the cows ran away from home, but unless they are monitored at a senior level, you won't get results. क्वेश्चन कह रहा है कि आप पॉलिसीज को भले ही शुरुआत करें, है ना, until the cows ran away from home, लेकिन ये तब तक, है ना, बट जब तक वो मॉनिटर ना हो सीनियर लेवल पर, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। द करेक्ट वे शुड बी until the cows came home, यानी आपका थर्ड वाला, दैट इज सी। until the cows came home का मतलब होता है for a prolonged time, है ना, और डिले या तो देरी करना, ठीक है, काफी लंबा समय किसी चीज में लगना या देरी करना। सो यू कैन इनिशिएट पॉलिसी, सेंटेंस कह रहा है कि आप लंबे समय तक पॉलिसीज को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप उसे सीनियर लेवल पर मॉनिटर ना करें। ठीक है, देखिए कैसे ये बना है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो कैटल होती है, लोग कैटल को सुबह छोड़ देते हैं और शाम को क्या करते हैं, वो कैटल जो है वो वापस अपने खेतों से आ जाती है। यानी सुबह से शाम तक का एक पीरियड लगता है जो लंबा एक समय है ना, तो वहां से ओरिजिनेट हुआ है ये वाला इडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फेसबुक्स वन मेजर स्लिप अप, द इल फेटेड contextual advertising program nicknamed Beacon came right at the end of last year and was quickly swept under the board. फेसबुक का एक मेजर स्लिप यानी एक मेजर फेलियर क्या था, क्या एक गलती थी कि जो उसका एक ऐसा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम था जो शायद उसके लिए अनलकी था, है ना, जिसका नाम बीकन था, तो वो लास्ट ईयर के बिल्कुल एंड में निकल करके आया। और इस गलती को क्या करने के लिए, है ना, तो फेसबुक ने क्या किया, वो कहीं ना कहीं क्या थी, उसकी एक गलती थी, है ना, तो उन्होंने क्या किया उसे, ठीक है, दिस they swept it under the board, तो ये गलत होगा। द करेक्ट आंसर शुड बी swept under the carpet, which means to hide a mistake or any flaw, right, or to escape, right, any problem or any flaws that you committed. So sweep under the carpet. Now you could have also swept the rug, swept under the rug, है ना, but यहाँ पर देखिए swept the rug है, आप rug को ही sweep कर रहे हैं, है ना, but आपको कहना है sweep under the rug. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स गो टू द hills this weekend to blow the cobwebs away. चलिए पहाड़ों पर, है ना, छुट्टियां मनाने चलते हैं, क्या करने के लिए, ब्लो द कॉबवेब्स अवे। ठीक है, यहां पर भी एक और मैं इंस्टेड ऑफ दिस में एक लगा दूंगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड एंड एक्सक्यूज फॉर मिसिंग दिस ऑप्शन। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं चाहिए आपको यहाँ पर, क्यों, इसलिए लगाया ऑप्शन मैंने, क्योंकि देखिए ब्लो द कॉबवेब्स अवे, ब्लो द कॉबवेब्स अवे का मतलब होता है फ्रेशन वन सेल्फ, है ना, यूजुअली थ्रू व्हाट, फिजिकल एक्सरसाइज,
ठीक है। तो अपने माइंड को फ्रेश करना, ठीक है, अपने बॉडी को फ्रेश करना, ठीक है। यूजुअली बाय फिजिकल एक्सरसाइज, कहीं पर घूम के आना, है ना। दैट्स कॉल्ड ब्लो द कॉबवेब्स अवे। कॉबवेब्स क्या होती हैं? जो स्पाइडर की जो वेब होती है ना। तो उसको साफ कर देखिए। स्पाइडर्स की जो वेब होती है वो जनरली कहाँ पर लगी रहती है? कैसी बिल्डिंग में जो काफी टाइम से क्या होती हैं? बंद होती हैं, है ना। काफी टाइम से वो बंद होती हैं और वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो जब आप वहां पर काफी टाइम के बाद जाते हैं तो आप साफ करते हैं उन जालों को। दैट बेसिकली मीन्स व्हाट? यू आर ट्राइंग टू मेक दैट प्लेस न्यू। फ्रेश करने की आप कोशिश कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को, है ना। तो इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी से भी उस बोरियत को, उस इनएक्टिविटी को हटाना और फ्रेश करना अपने आप को, राइट। चलिए नेक्स्ट वन। His failures to beg for either company has left him with a reputation for being all shirt and no trousers। ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो शायद बातें तो बहुत बढ़ चढ़ के करता था, लेकिन एट लास्ट वो किसी भी कंपनीज में बिड नहीं कर पाया, है ना। और इसीलिए उसकी रेपुटेशन कैसे बन गई? ऑल शर्ट्स एंड नो ट्राउजर। लेकिन ये कहना गलत होगा। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स। सो ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स का मतलब है क्या? बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, है ना, राइट, बट डूइंग नथिंग। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है सिर्फ, जिसे सिर्फ बोलना आता है लेकिन करना कुछ नहीं आता, वो करता कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं क्या? All mouth and no trousers. Yes, the person has a lot of to say, but he doesn't do anything, right? Next, when taking a challenging situation, always keep a right up your sleeve. ठीक है। सो द करेक्ट शुड बी व्हाट? यहाँ पर ये करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी एक कोई भी टेकलिंग एक सिचुएशन आती है ना, एक चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, और जब भी आप इसे टैकल कर रहे हो तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए? द करेक्ट शुड बी an ace up your sleeve. An ace up your sleeve means to prepare for unexpected troubles, है ना। ठीक है। किसी भी अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना। नेक्स्ट देखेंगे, far more profitable houses to burgle within a stone's right of our own modest establishment। ठीक है। किसी के घर सपोज बर्गलरी हुई, चोरी हुई, तो वो कह रहा है कि देखिए कुछ ही स्टोन्स राइट पर, है ना, कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल हाउस मिलेंगे जो शायद बेहतरीन थे, है ना, जो शायद अमीरों के घर थे, ठीक है, मॉडेस्ट एस्टेब्लिशमेंट था, ठीक है, और वहां से शायद चोरों को ज्यादा फायदा हो सकता था। तो यहाँ पर स्टोन्स राइट का कुछ सेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको करना है अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कुछ ही दूरी पर। देखिए अगर आप एक पत्थर फेंके, है ना, तो जो आप पत्थर फेंकते हैं कहीं भी, अगर मैं आपको कहूं कि जितनी भी एनर्जी फोर्स के साथ आप एक पत्थर फेंकिए, है ना, तो जो पत्थर आप फेंकोगे तो वो पत्थर कुछ ही दूरी तक जा सकेगा, है ना। उसकी एक लिमिट होगी, ठीक है। यानी वहां तक जहां तक आप पत्थर फेंक सकते हैं वहां तक आप आराम से पैदल जा सकते हैं, यानी वो एक शॉर्ट डिस्टेंस होगा। रादर देन व्हाट कि आप व्हीकल से ट्रैवल करें या कोई कार या बाइक से आप ट्रैवल करें, है ना। तो वहां से ये एक बना है कि अ स्टोन थ्रो, यानी इतना एक डिस्टेंस कि जहां तक आप आराम से पत्थर फेंक सकें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अब हम आएंगे फिलर बेस पर, ठीक है। तो इडियम्स हम खत्म कर चुके हैं, प्लीज इन्हें ध्यान से आप पढ़िएगा और इडियम्स को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब हम फिलर बेस करेंगे, तो कल जो वीडियो आएगी उसमें भी मैं फिलर्स करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, द एक्सप्लोरर्स जनरल विविडली डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ द अनचार्टेड टेरिटरी फिल्ड विद टावरिंग माउंटेन्स एंड लश वैली। यहाँ पर एक एक्सप्लोरर है जिसने एक जनरल लिखा, तो उसका जनरल बहुत ही क्लियरली क्या करता है? विविडली मतलब क्लियरली क्या डिस्क्राइब करता है? किस तरीके का लैंडस्केप? देखिए पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर हमें चाहिए। सो द करेक्ट आंसर शुड बी वर्डेंट लैंडस्केप, है ना, क्योंकि देखिए आगे हम बात कर रहे हैं उसकी खूबसूरती के बारे में, टावरिंग माउंटेन्स, लश वैलीज, राइट।
सो द करेक्ट आंसर शुड बी वर्डेंट बिकॉज वर्डेंट इज रिलेटेड टू ग्रीनरी। तो बिल्कुल हरा भरा लैंडस्केप हमारा मतलब है। बाकी के ऑप्शंस आपके रॉन्ग होंगे क्योंकि नेबुलस मतलब होता है समथिंग दैट इज अनक्लियर, दैट इज फॉगी, है ना। इक्विवोकल मतलब होता है समथिंग दैट हैज एम्बिग्विटी, जो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। जोवियल का मतलब हैप्पी होता है, ठीक है, लेकिन हैप्पी रादर देन हैप्पी, यहाँ पर ग्रीनरी करेक्ट वर्ड हो सकता है लैंडस्केप के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉगी लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एम्बिग्विटी लिख देता हूँ, ठीक है, एम्बिग्यूस। This question हम देखेंगे, the team's remarkable coordination and strategy were the key factors that led them to emerge victorious in the Dash basketball टूर्नामेंट। तो एक टीम का एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटजी उनको क्या किया, मतलब वो जीत गई, ठीक है, किस तरीके के बास्केटबॉल टूर्नामेंट में। क्विसोटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज आइडियल, दैट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, अनरियलिस्टिक है जो। तो कोई भी बास्केटबॉल टूर्नामेंट क्या अनरियलिस्टिक हो सकता है? नहीं। अडल्टरेट का मतलब होता है टू मिक्स, राइट, in order to lower the what we can say, um, deteriorate, है ना, the quality। तो एक सब्सटेंस को मिक्स करना किसी एक ऐसे सब्सटेंस के साथ जिससे उसकी क्वालिटी लो हो जाए, कम हो जाए। प्रेस्टिजियस यहाँ पर एक करेक्ट वर्ड हो सकता है ना, यानी जाना माना, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, राइट, रिस्पेक्टेड। इनोक्यूस क्या है? इनोक्यूस का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल, जिससे आपको कोई खतरा नहीं, राइट। तो प्रेस्टिजियस बास्केटबॉल टूर्नामेंट कहना सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज यहाँ पे। द comedian's witty jokes and humorous anecdotes had the entire audience in dash with laughter echoing through the auditorium। देखिए कॉमेडियन क्या है, अपने जोक सुना रहा है, कुछ स्टोरी सुना रहा है, रियलिस्टिक स्टोरी सुना रहा है ना। तो पूरी ऑडियंस क्या रहेगी? ट्रैंक्विलिटी, यानी बिल्कुल शांत, है ना, बिल्कुल शांत क्या वो रहेंगी, ठीक है, नहीं, है ना। और फिर देखिए जुबिलेशन, है ना, जुबिलेशन यानी हैप्पी, क्या वो हैप्पी रहेंगे? परप्लेक्सिटी यानी कंफ्यूज, क्या वो कंफ्यूज रहेंगे? स्टेगनेशन, है ना, क्या स्टेगनेशन यानी बिल्कुल बोर्ड यानी इनएक्टिविटी, तो क्या वो इनएक्टिव रहेंगे? ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, देखिए एक अगर क्या है, कॉमेडियन जोक सुना रहा है ना, एक कॉमेडियन क्या है अगर जोक सुना रहा है, तो वो कैसे ऑडियंस उसको कैसे लेगी, है ना, कैसे उसको ऑडियंस लेगी? हैप्पी तरीके से, है ना। तो आंसर आपका होगा बी वाला, ठीक है। आपको योगा या कोई मेडिटेशन सेंटर में नहीं जा रहे कि आप वहां पर एक ट्रैंक्विलिटी की स्थिति में रहेंगे, क्वाइट आप स्थिति में रहेंगे, है ना। और जोक अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कंफ्यूज होंगे, है ना। लेकिन वहां पर, यहाँ पर लिखा है लाफ्टर, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो क्यों आप हंसेंगे, है ना। और बोर अगर हो रहे हैं तो भी आप क्यों हंसेंगे, ठीक है। So the correct answer is jubilation. So in this video, this is all for today, guys. Thank you so much for watching this video. तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक सिमिलर वीडियो के साथ। So all the very best for your exam. I hope you're studying well. ठीक है, तो कंटिन्यू करिए आप अपनी प्रिपरेशन। And thank you so much. Have a good day. Take care, all of you. Bye bye. Thank you.